नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विश्व बैंक के अध्यक्ष के मुताबिक भारत के पास चाइना +1 नीति का लाभ उठाने के लिए 3 से लेकर 5 साल तक का समय है। G20 विशेषज्ञ समूह ने स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स द ट्रिपल एजेंडा रिपोर्ट का पहला खंड जारी किया। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड ने फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक हीट वेव्स प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और कार्य योजनाओं के महत्व को दर्शाती है। उद्योग जगत ने बायोफोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए अलग ब्रांडिंग पर बल दिया है और कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग के लिए पंजीकरण तिथि बढ़ा दी है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष के मुताबिक भारत के पास चाइना +1 नीति का लाभ उठाने के लिए 3 से लेकर 5 साल का समय है। चाइना +1 रणनीति चीन में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों द्वारा अपनाई जा रही एक रणनीति है। इसके तहत वे अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को चीन के अलावा किसी और देश में, आमतौर पर किसी अन्य एशियाई देश में भी स्थापित करके निवेश करते हैं। पिछले 30 वर्षों में अत्यधिक निवेश के कारण पश्चिमी व्यवसायिक हित चीन में ज्यादा केंद्रित हो गए हैं। ऐसा चीन में श्रम और विनिर्माण की कम लागत और स्थानीय उपभोक्ता बाजार के विस्तार की वजह से हुआ है। कंपनियों द्वारा चाइना +1 रणनीति अपनाने के लिए उत्तरदायी कारक हैं अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और दोनों पक्षों के बीच बढ़ता अविश्वास। इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और इसे हटाने की जरूरत, साथ ही चीन में बढ़ती मजदूरी और श्रम लागत, चीन की जीरो कोविड पॉलिसी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। अब इसमें भारत के लिए जो अवसर हैं, उसमें भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक उपलब्ध हैं और वे कम पारिश्रमिक पर कार्य करने को तैयार रहते हैं। इससे देश में विनिर्माण की लागत भी कम हो जाती है। भारत में विनिर्माण आधार को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन जैसी प्रमुख पहलें आरंभ की गई हैं। साथ ही भारत का घरेलू बाजार बड़ा है और इसमें निरंतर विस्तार हो रहा है। चाइना +1 रणनीति जैसे अवसर का उपयोग करने में भारत के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे कि भारत को वियतनाम, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे कुछ प्रमुख उभरते बाजारों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। निवेशक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े व्यापार समझौते की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा देश की भौतिक अवसंरचना में कमियां हैं और कुशल श्रमिकों की भी कमी है। इस संबंध में भारत ने कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट कर व्यवस्था को युक्ति संगत बनाया गया है, श्रम कानूनों को आसान बनाया गया है, PLI, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए खोलने के साथ साथ FDI व्यवस्था का उदारीकरण भी किया जा रहा है और एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनने के लिए GST व्यवस्था लागू की गई है। और अगली खबर है, G20 विशेषज्ञ समूह ने स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स द ट्रिपल एजेंडा रिपोर्ट का पहला खंड जारी किया। बहुपक्षीय विकास बैंक संप्रभु राष्ट्रों द्वारा स्थापित सुपर नेशनल संस्थाएं हैं और ये देश ही इन संस्थाओं के शेयरधारक भी हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आदि कुछ ऐसी ही संस्थाएं हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया है कि वित्त पोषण के लक्ष्य और कमियां हैं, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2030 तक प्रति वर्ष लगभग $3 ट्रिलियन के अतिरिक्त वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। ट्रिपल एजेंडा रिपोर्ट में ट्रिपल एजेंडा का उल्लेख किया गया है। इसमें बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा तिहरी भूमिकाएं निभाना, वर्ष 2030 तक अपनी सतत वित्त पोषण प्रतिबद्धता को 3 गुना करना और तीसरा वित्त पोषण तंत्र स्थापित करना है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की तिहरी भूमिकाओं में शामिल है चरम गरीबी को समाप्त करने में अपनी भूमिका को पहचानना, राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को समझना, ग्रह की बेहतरी में अपने उधारकर्ता देशों के योगदान को बढ़ाने में अपनी भूमिका का निष्पादन करना। इसके अलावा तीसरा वित्त पोषण तंत्र सतत बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करने के लिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को अपनी गतिविधियों के केंद्र में रखना चाहिए। संप्रभु यानी सोवरेन और नॉन सोवरेन दाताओं से वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए एक ग्लोबल चैलेंज फंडिंग मैकेनिज्म यानी GCFM की स्थापना करनी चाहिए। ट्रिपल एजेंडा को लागू करने के लिए
लिए मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स में कई बदलाव जरूरी हैं, जैसे कि नए कार्यप्रणाली मॉडल्स विकसित किए जाने चाहिए जो ज्ञान आधारित गतिविधियों सहित विस्तारित गतिविधियों के लिए भी उपयुक्त हों। विकास और जलवायु एजेंडा को एकीकृत करने के लिए मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स को सभी विकासशील देशों में प्रभावी अभिकर्ता बनना चाहिए। परियोजना तैयार करने की समय सीमा को कम किया जाना चाहिए और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स का महत्व इसलिए भी है क्योंकि निवेश और बदलाव के लिए परिवेश तैयार करते हैं। इसके अलावा कम लागत वाला और लंबे समय की मैच्योरिटी वाला वित्त पोषण प्रदान करते हैं। प्रभावी विकास समाधान प्राप्त करने के लिए अपने ग्राहकों के साथ व्यापक ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों को वार्षिक रूप से लगभग $4 ट्रिलियन की आवश्यकता है और इसी संदर्भ में इस रिपोर्ट में SDGs के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। IPAs विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों के केंद्र बिंदु में होती है। SDGs कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में IPAs की काफी भूमिका है। IPAs ये सुनिश्चित करती हैं कि निवेश को सुविधाजनक बनाने वाली सेवाएं समावेशी हों और SDG से संबंधित क्षेत्रकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करती हों। वर्तमान में वित्त पोषण काफी हद तक विश्व की समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित है। इस वित्त पोषण का अधिकतर हिस्सा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित क्षेत्रकों को जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रकों को बहुत कम वित्त पोषण प्राप्त हो पाता है। ये संस्थाएं निवेशकों को निवेश करने और उसका विस्तार करने तथा होस्ट देशों में व्यवसाय करना आसान बनाती हैं, सूचना की कमी को पूरा करने में सहायता करती हैं। इसके अलावा ये निवेश के माहौल को बेहतर करने के लिए नीतिगत सलाह भी देती हैं। SDGs के कार्यान्वयन में निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की भूमिका को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें भी इस रिपोर्ट में की गई हैं, जैसे कि इन संस्थाओं के हितधारकों के नेटवर्क का सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर और उसके बाहर भी विस्तार करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि SDG संबंधी जानकारी इनके सभी डिजिटल टूल और सिस्टम में उपलब्ध हो। इससे कार्रवाइयों के प्रभाव की निगरानी की जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर सुधार भी किया जा सकेगा। SDGs निवेश परियोजनाओं में समर्थन के लिए तकनीकी और वित्तीय साझेदारी बनाने के लिए विकास बैंकों, गैर सरकारी संगठनों जैसे अपारंपरिक निवेशकों की मदद लेनी चाहिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक हीट वेव्स प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और कार्य योजनाओं के महत्व को दर्शाती हैं। वैश्विक तापमान कई हफ्तों से अभूतपूर्व स्तर पर है। इसका लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल शुरू की है। वो इस पहल के माध्यम से प्रभाव आधारित चेतावनियों को विकसित करने और उपयोग में लाने के लिए सदस्य देशों की क्षमता को मजबूत कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य 2027 के अंत तक जीवन रक्षक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से सभी को खतरनाक मौसम, जल या जलवायु संकट से जुड़ी घटनाओं से बचाना है। WMO, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय और अन्य साझेदार इस पहल का सह नेतृत्व कर रहे हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की एक एकीकृत प्रणाली है। इसमें खतरे की निगरानी, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी, आपदा जोखिम आकलन, संचार और तैयारी से जुड़ी गतिविधियां शामिल होती हैं। इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में दुनिया की लगभग 1/3 आबादी EWS के दायरे में नहीं आती है। भारत में अगर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी LEWS का एक प्रोटोटाइप विकसित कर लिया है। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र ने एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली IFLOS मुंबई और एकीकृत तटीय बाढ़ चेतावनी प्रणाली CFLOS लॉन्च की है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्टॉर्म सर्ज EWS और भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र की स्थापना की है। रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान हिमस्खलन की अग्रिम चेतावनी जारी करता है। उद्योग जगत ने बायोफोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए अलग ब्रांडिंग पर बल दिया है। वर्ष 2022 में बायोफोर्टिफिकेशन के वैश्विक बाजार का आकार 100.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके 2023 से 2030 तक 8.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। बायोफोर्टिफिकेशन खाद्य फसलों में पोषक तत्वों की ब्रीडिंग की प्रक्रिया है। इसे कई माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि कृषि विज्ञान पद्धतियों जिसमें कि मृदा का प्रत्यक्ष उर्वरीकरण शामिल है, पारंपरिक
जेनेटिक ब्रीडिंग या जैव प्रौद्योगिकी आधारित विधियों, जिसमें कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जीनोम संपादन शामिल है। ये फोर्टिफिकेशन से इस मायने में कुछ अलग है कि फोर्टिफिकेशन फसल कटाई के बाद की एक विधि है। फोर्टिफिकेशन में चावल, तेल, नमक आदि जैसे सामान्य खाद्य पदार्थों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। फोर्टिफिकेशन के लाभ इसलिए भी हैं क्योंकि ये एक प्रकार से संधारणीय है। इसकी एक बार रोपण सामग्री समाप्त हो जाने के बाद इसका संरक्षण और पुनर्चक्रण किया जा सकता है और अन्य किसानों तक इसका प्रसार भी किया जा सकता है। ये लागत प्रभावी है क्योंकि ये आकलन किया गया है कि बायोफोर्टिफाइड फसलों के उत्पादन को बनाए रखने की बार बार आने वाली लागत कम होती है। ये मौजूदा आहार पैटर्न को बदले बिना जनसंख्या स्तर पर पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा। अब इसमें चुनौतियां ये हैं कि इससे प्राप्त होने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा बहुत ही कम होगी। इसके द्वारा व्यवहार्य फसल विकसित करने के लिए अधिक समय की जरूरत होगी। सामग्री और पोषक तत्वों के संयोजन को शामिल करने के लिए इसमें कम लचीलापन है। इसी से संबंधित ये जानकारी भी है कि फसाई ने फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन विनियम 2018 के तहत +F लोगो को अधिसूचित किया है। और अगली खबर खनन क्षेत्र से संबंधित है। कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग के लिए पंजीकरण तिथि बढ़ा दी है। कोयला खनन के लिए स्टार रेटिंग नीति के तहत स्टार रेटिंग संधारणीय खनन पद्धतियों को बढ़ावा देती है, साथ ही कोयला और लिग्नाइट खदानों के समग्र प्रदर्शन में सुधार भी करती है। ये 7 मॉड्यूल्स में कवर किए गए विविध कारकों के तहत सभी कोयला खदानों के लिए स्वमूल्यांकन और उसके बाद कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा उसकी प्रमाणन की एक प्रणाली को लागू करती है। इसमें खनन परिचालन संबंधी मानदंड, पर्यावरण संबंधी मानदंड, प्रौद्योगिकी को अपनाना, श्रेष्ठ खनन पद्धतियां, आर्थिक कार्य निष्पादन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी मानदंड, कामगार संबंधी अनुपालन और बचाव तथा सुरक्षा संबंधी मानदंड शामिल हैं। सीसीओ कोयला मंत्रालय के अधीन है। ये देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कोयला खदानों के कोयला उत्पादन के आंकड़े एकत्र करता है और उनका रखरखाव करता है। स्टार रेटिंग 3 श्रेणियों के तहत कोयला खदानों का मूल्यांकन करती है, जिसमें शामिल है भूमिगत खदानें, ओपन कास्ट खदानें और मिश्रित खदानें। स्टार रेटिंग 7 मॉड्यूल के कई मापदंडों के तहत प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाती है। खदानों को 1 भी स्टार नहीं देने से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। स्टार रेटिंग नीति का महत्व इसलिए है क्योंकि ये समग्र प्रदर्शन में सुधार करती है और सतत खनन पद्धतियों को बढ़ावा देती है। पर्यावरणीय संधारणीयता, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति खनन उद्योग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। खदानों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। उन्नत खनन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सक्षम बनाती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। यूरोपीय संघ का नया विदेशी सब्सिडी विनियम। यदि किसी गैर EU देश द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी यूरोपीय संघ के आंतरिक बाजार में प्रतिस्पर्धा को विकृत करती है, तो ऐसी स्थिति में FSR यूरोपीय आयोग को जांच करने और संबंधित उपायों को लागू करने की अनुमति देता है। भारत द्वारा यूरोपीय संघ को किए गए निर्यात और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के कारण भारत FSR व्यवस्था के तहत उच्च स्तरीय जाँच के दायरे में जाएगा। EU भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक है, जहां वित्त वर्ष 2023 में भारत का कुल निर्यात लगभग $75 बिलियन का था। अगला टॉपिक है न्यूनतम गारंटीकृत आय। राजस्थान ने न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक 2023 प्रस्तुत किया है। ये प्रभावी रूप से राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन प्रदान करने का प्रयास करता है। इस विधेयक में 3 व्यापक श्रेणियां हैं। एक है न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, दूसरा है गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और तीसरा है गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। MIG एक आय स्तर की गारंटी देता है जिसके नीचे किसी भी व्यक्ति की आय नहीं आनी चाहिए। MIG गरीबी और सामाजिक अपवर्जन जैसे सामाजिक जोखिमों के प्रति नीतिगत प्रतिक्रिया का सृजन करता है। इस प्रतिक्रिया में जीवन निर्वाह सुनिश्चित करना और कार्य के लिए प्रोत्साहनों को बनाए रखना शामिल है। अगला टॉपिक है प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान लागू किया है। इसके तहत महानिदेशक की नियुक्ति का अधिकार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को प्राप्त होगा। अभी तक महानिदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 की कई मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का दायरा बढ़ाया गया है। विलय और अधिग्रहण की समीक्षा के लिए समय सीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन किया गया है। बाजार सुधारों में तेजी लाने के लिए निपटान और प्रतिबद्धता फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया है।
इन्वेस्ट इंडिया। निवृत्ति राय को इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। ये भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों की तलाश कर रहे निवेशकों की मदद करती है। इसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत किया गया है। इसमें वर्तमान शेयरधारिता इस तरह से है: 51% उद्योग संघों के पास तथा शेष 49% केंद्र और 19 राज्यों के पास है। उद्योग संघों में फिक्की, सीआईआई और नेस्कॉम प्रत्येक के पास 17% की शेयरधारिता है। और इसी तरह से इन्वेस्ट इंडिया एक निजी कंपनी है। इसके विपरीत इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ब्रांड इंडिया के निर्माण के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। और अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। श्री विल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व एसएमटीआर तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु के अन्य 4 टाइगर रिजर्व हैं: मुदुमलाई, अनामलाई, सत्यमंगलम और कलक्कड़ मुंडनतुरई। एसएमटीआर पश्चिम घाट में फैला हुआ है। इसकी स्थापना श्री विल्लीपुत्तूर ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वायरल अभ्यारण्य और मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर की गई थी। ये वैगई नदी के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें घास के मैदान, प्रकार के वन, अर्ध सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं। इसमें अन्य जीव प्रजातियां हैं: नीलगिरी ताहर, हाथी, शेर पूंछ मकाक आदि। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी। भारी उद्योग मंत्रालय ने नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज पर पीएलआई योजना के तहत एसीसी विनिर्माण के लिए फिर से बोलियां आमंत्रित करने की घोषणा की है। एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों की एक नई पीढ़ी है। ये विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में भंडारित कर सकती है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ये इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। ये न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों बल्कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सोलर रूफटॉप और विद्युत ग्रिड्स को भी सेवाएं प्रदान करेंगी। स्वदेशी तकनीक के लिए तकनीकी हस्तांतरण समझौता। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इंडियन जीनोमिक्स के साथ एक तकनीकी हस्तांतरण समझौता किया है। इस समझौते के तहत मेस्टाइटिस को नियंत्रित करने की क्षमता वाला एक स्वदेशी हर्बल फॉर्मुलेशन तैयार किया जाएगा। मेस्टाइटिस एक घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण है। ये डेयरी आधारित पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया की वजह से होता है। ब्रॉयलर चूजों के विकास में तेजी लाने में मदद करने वाला एक स्वदेशी हर्बल पूरक आहार विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि एनआईएफ यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त निकाय है। ये जमीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देता है। जहाज निर्माण की टंकाई पद्धति। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना सामूहिक रूप से जहाज निर्माण की 2000 साल पुरानी तकनीक को पुनर्विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू करेंगे। इस तकनीक को टंकाई पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति में जहाज का निर्माण कीलों के प्रयोग के स्थान पर लकड़ी के तख्तों को एक साथ जोड़कर किया जाता है। इस पद्धति से निर्मित जहाजों के लचीलेपन और टिकाऊपन में वृद्धि हो जाती है। इससे इनके उथले जल और जलमग्न बालू भित्ति से नुकसान पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। यूरोपीय जहाजों के आगमन से जहाज निर्माण की तकनीक में बदलाव आ गया था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक कार्यात्मक परमाणु हथियार विकसित करने के अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयास का कूट नाम यानी कोड नेम था। उनके शोध से पहले परमाणु बम के निर्माण में मदद मिली थी। उन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है। जूलियस रॉबर्ट ने फास्ट न्यूट्रॉन भौतिकी पर भी काम किया। उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का एनरिको फर्मी पुरस्कार भी दिया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने परमाणु हथियारों और उनके अनियंत्रित प्रसार का सक्रिय रूप से विरोध भी किया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।